हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्णवाल आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अड्डा एसएससी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज आपका 28 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस का दूसरा शिफ्ट मतलब कि दूसरा दिन पेपर था। तो पहले दिन का 27 तारीख का आपको दिया गया होगा चैनल पे, आप उसको देख कर ही गए होंगे पेपर देने। और आज भी आप अगर पेपर देकर आए हुए हैं तीनों शिफ्ट का तो अपना चेक करेंगे। अगर अगले दिन आपका पेपर है तो आप पूरा अच्छे से रिव्यू करके जाएंगे। दोनों शिफ्ट का पेपर मतलब कि कल वाला भी आज वाला भी, दोनों रिव्यू का पेपर देख कर जाएंगे। हमने आज भी सारे सेट का मतलब कि सारे शिफ्ट का पेपर लिया हुआ है। जो अगले कुछ दिनों में मतलब कि अगले शिफ्ट में छूट गए थे 27 तारीख वाले में, उसको भी इंक्लूड किया हुआ हूँ, तो आप लोग देख कर जाएंगे। मैथ और रीजनिंग का तो वैसे कम ही लेता हूँ, जैसे कि बच्चे जानते हैं बहुत ईजी आता है पेपर मैथ रीजनिंग का, आप लोग कर ले जाते हैं। आप लोग चालाक बच्चे हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वही जो आज आया था, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो दिल्ली पुलिस का पेपर है, आप लोग को पता है, हम ऊपर लिख भी देते हैं इसको एक बार, जिससे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का पेपर है, ठीक है। रिव्यू किस तारीख का, कौन सा डेट है आज, तो आप बता देंगे 28/11/2020। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने नंबर पर है, कौन से स्थान पर है। 2020 का जो रिपोर्ट आया तो आप बता दिए होंगे 142वें नंबर पर है दोस्तों। पिछली बार कितने नंबर पर था, पिछली बार बहुत कम इसका था, 140वां नंबर था। इस बार कितना है, 142वां नंबर है। मतलब कि इससे पता चलता है रैंकिंग से, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग से हमको यह पता चलता है कि हमारे प्रेस वालों का क्या हालात है, क्या हालत है। मतलब समझ रहे हैं, दिन पे दिन जैसे आप देख रहे होंगे, भी हाल ही में नाम तो नहीं लेंगे, खैर जाने दीजिए, छोड़िए। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में, अगर पूछा जाता है कि आपका सबसे लास्ट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किसका रैंकिंग है, कौन से देश का है, तो बताएंगे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, वही जो गोलू मोलू सा है, ध्यान से उसको देखेंगे। चमेरा हाइड्रो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो आपसे पता होगा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठाकुर यहाँ के सीएम जी हैं, ठीक है, ठाकुर आप जानते होंगे। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो बस सिंपल सा है, 25 अप्रैल। जो बच्चे 25 अप्रैल लगाए होंगे उनका सही आंसर रहा होगा, ठीक है। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पद को ग्रहण किया हुआ है, पदभार को ग्रहण किया हुआ है। फिर से क्वेश्चन को सुनिए, जो क्वेश्चन आया था, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम क्या था, डीपीएस नेगी। क्या नाम था दोस्तों, डीपीएस नेगी, नेगी नाम था, डीपीएस नेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह भारतीय मूल की हैं दोस्तों, वी विद्यावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, वी विद्यावती। जो भी भारतीय मूल का कहीं दूसरे देश में विदेश में अगर सिलेक्शन होता है किसी भी पद पे, तो वह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के पेपर में, चाहे जिस लेवल का पेपर हो दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या बता दिए होंगे आप, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए WHO का अगर पूछा जाए आपसे कि इस समय अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देंगे टेड्रोस, टेड्रोस, टेड्रोस एडोनॉम। क्या नाम है पूरा नाम, टेड्रोस एडनॉम, टेड्रोस एडनॉम, ठीक है। अगर पूछा जाता है इसका स्थापना कब हुआ था, WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप बता देंगे 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप बता देंगे भैया जेनेवा में, स्विट्जरलैंड का कैपिटल जिनेवा में है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो आप बता देंगे 194 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इसके उप महानिदेशक कौन है, तो वो भी भारतीय मूल की हैं, सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन। और एक लोग और हैं इसके उप महानिदेशक, उनका नाम क्या है, तो आप बता देंगे वो इंग्लैंड की है, उनका नाम क्या है, एलिसन। क्या नाम है, जेन एलिसन, जेन एलिसन, ठीक है दोस्तों। इतने नाम आप क्लियर करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना था, तो आपको पता होगा दोस्तों, सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना था 13 अप्रैल 1975 को, 23 अप्रैल 1975 को। आपके पेपर में जो आंसर था, जो ऑप्शन था, वो 1975 था, आप उसको टिक किए होंगे। इसके बाद कौन सा, यह भी पूछा जा सकता है आने वाले सेट में, कि जो सिक्किम में भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, तो आप बताएंगे 22वें नंबर का राज्य बना था, ठीक है दोस्तों।
और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे भारत के आज़ाद होने से पहले यहाँ पे किस वंश का या फिर किस जाति के लोग निवास करते थे, तो बताएंगे चोग्याल वंश का। बाद में जनमत संग्रह होता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म समय, तो जनमत संग्रह के बाद कुछ पता चलता है कि वहाँ का आधे से ज़्यादा जनता भारत में विलय होने के लिए अपना जनमत कराती है, मतलब कि भारत के पक्ष में आता है वोटिंग, तो भारत में मिला लिया जाता है अंग्रेजों के समय। ठीक, अंग्रेज उसमें सपोर्ट करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सिंपल सा नाम है, आप लोग याद कर लें, नरिंदर नाम है, नरिंदर कपनी नाम है, कपनी या फिर कपानी का है, नरिंदर कपानी या फिर कपनी कही है। इसके बाद नेक्स्ट, विश्व का प्रथम एसएमएस किस, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो बताएंगे विश्व के प्रथम एसएमएस किस वर्ष भेजा गया था, विश्व का प्रथम एसएमएस किस वर्ष भेजा गया था। हाँ, आपको डिटेल में बताते हैं। विश्व का जो प्रथम एसएमएस है दोस्तों 1992 में भेजा गया था, ये तो सिंपल सा आप याद रख लेंगे। कौन भेजा था, तो बताएंगे 22 वर्ष का एक लड़का था जो कि यूके का। ये भी पूछा जा सकता है किस देश से भेजा गया था विश्व का प्रथम एसएमएस, तो आप बताएंगे यूके देश से भेजा गया था। 22 वर्ष का लड़का रहता है, वही भेजता है, उसका नाम क्या रहता है, तो आप बता देंगे नेल, NEIL, नेल, PAPWORTH, मतलब पॉपवर्थ, नाइल पॉपवर्थ नाम रहता है, 22 साल का रहता है, यूके का रहता है, जो कि पहली बार 1992 में वो एसएमएस भेजता है। कुछ अपना कौन से कंपनी से, मतलब कौन से कंपनी में काम करता रहता है, टेलीग्राम कंपनी में, तो बताएंगे ओडाफोन का यह एजेंट रहता है दोस्तों, एडाफोन का, याद रखेंगे ओडाफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, चलिए पेज पलटते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों, आप लोग करिए बस, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो को हचक एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा मिल सके कि यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, एक बार वो भी देख सकें। और बाकी आप लोग पेपर देखिए, मतलब कि और भी अगर सिलेबस देखना है अपना, मतलब कि अगर और आपको और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। JNK यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बता देंगे झेलम। इसी जगह झेलम नदी पर ही राजा पोरस और किसके बीच लड़ाई हुआ था, आप बता देंगे उसको, खट्ट से बताइए तो। राजा पोरस और सिकंदर के बीच, याद है ना, जो कि सिकंदर रियल में तो हार ही मान गया था, लेकिन बाद में क्या होता है, मान लिया जाता है कि सिकंदर जीत गया था। ठीक, इस तरह बाद में सिकंदर को वापस ही लौटना पड़ता है, वह भारत में कदम नहीं रख पाता है। उसी समय, जिस समय सिकंदर और पोरस की लड़ाई होती है, उस समय नंद वंश का शासन रहता है, जो कि उसको हराते हैं। नंद वंश के शासन, लास्ट में घनानंद को मारते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य के नीति के अनुसार जब मार देते हैं, फिर उसके बाद से उसी दिन से आपका गुप्त वंश का राजवंश, मतलब गुप्त वंश स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपसे पूछा गया झेलम के किनारे कौन सा कैपिटल है, किसका राजधानी है, बता दिए आप, जम्मू एंड कश्मीर का। अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मतलब यूटी बना दिया गया, दोनों को जम्मू कश्मीर तोड़ को, तो बताया जाएगा, मतलब पूछा जाएगा कब बनाया गया, तो बता देंगे 31 अक्टूबर 2019 को यह काम किया गया। यह पारित हुआ था एक बिल के रूप में 5 अगस्त 2019 को ये पारित हुआ था, 31 अक्टूबर को पूरा अच्छे तरीके से, जिसमें वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था, उसी दिन इसको क्या किया गया, दो यूटी बना दिया गया। अगर पूछा जाता है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन से थे, तो आप बता देंगे जीसी मुर्मू थे। अगर पूछा जाए इस समय राज्यपाल कौन है, तो बता देंगे मनोज सिन्हा, जो कि राज्य रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, मनोज सिन्हा जी। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों लद्दाख के पहले, मतलब लद्दाख के इस समय उप गवर्नर कौन से हैं, तो आप बता देंगे क्या नाम है उनका, आर के माथुर जी। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप बता देंगे दोस्तों लेह और कारगिल। अगर पूछा जाता है लेह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बता देंगे लेह जो है दोस्तों वह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तट पर। काराकोरम लद्दाख जास्कर, तो लद्दाख जास्कर के बीच से आपका सिंधु नदी निकलती है, और आपका श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच से जाती है। श्योक नदी जो कि आपका बाएं तट से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मर्डेका कप किससे रिलेटेड है, तो मर्डेका कप आप बताए होंगे, ऑप्शन में रहा होगा आपके, फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड है। नारंग कप, चड्डा कप, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत, यह पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं, तो बताएंगे आप शक्तिकांत दास हैं। अब देखिए पूरा चिट्ठा खोलते हैं, शक्ति
सॉरी शक्तिकांत दास जी हैं। यह 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं दोस्तों, यह याद रखिएगा 25वें नंबर के। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो बता देंगे 1935 को हुआ था, आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का अगर पूछा जाता है आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र का मुंबई में है, मुंबई में है, ये ध्यान रखेंगे आप। उद्धव ठाकरे वहाँ के सीएम हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, याद रखेंगे। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का तो बता देंगे आप, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था दोस्तों, 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। अगर पूछा जाता है पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के तो बता देंगे सर आबर्न स्मिथ जी थे इसके पहले गवर्नर थे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों ये कब से कब तक थे तो बता देंगे 1935 से लेकर सर 1937 के बीच ये रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पहले उप गवर्नर कौन थे तो बता देंगे जेम्स बी टेलर थे, ये पहले उप गवर्नर रहते हैं आरबीआई के। अगर आपसे पूछा जाता है इस समय फिलहाल में गवर्नर तो हमको पता हो गया सर, उप गवर्नर बताइए कौन से 2020 में है इस समय फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में कौन कार्यरत हैं, उनका नाम है बता देंगे एम राजेश्वर राव जी हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था तो जॉन डाल्टन ने किया था, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था, याद रखेंगे। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़े वस्तु का छोटे रूप में, मतलब कि उल्टा छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखेंगे। हमारे रेटिना पर, हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, किस टाइप का बताएंगे उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो बताएंगे रियल प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोनों। अब देखिए गूगल को किस वर्ष में एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया, तो डिटेल से पढ़ते हैं गूगल के बारे में। गूगल की खोज किसने किया था तो बता देंगे लैरी पेज और उनका क्या नाम था सर्गे ब्रेन दोस्तों। इन दोनों ने मिलकर गूगल की खोज किया था। कब किया था तो बता देंगे 1998 में, 1998 में गूगल का खोज हुआ था। और इस समय सीईओ कौन है गूगल के तो बता देंगे सुंदर पिचाई जी हैं, सुंदर पिचाई। ठीक है, इसके पेरेंट्स कंपनी जो है दोस्तों गूगल का, उसके भी ये मालिक हैं, मतलब उसके भी सीईओ बनाए गए थे अभी हाल में ही, ये चीज याद रखेंगे। अब यह क्वेश्चन जो था दोस्तों, गूगल को किस वर्ष में एक निजी कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया तो बता देंगे 1998 में ही। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किस मेटल का होता है तो बता देंगे सिंपल सा है सिलिकन मेटल का है, जो कि एक अधातु है दोस्तों। सिलिकन अधातु है, नहीं मेटलॉइड है दोस्तों, अधातु नहीं उपधातु है। ठीक है, सिलिकन हो गया आपका, और एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम धातु है। सिलिकन हो गया, जर्मन क्या और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी पूछ लिया जाता है, क्या नाम है उसका, देखिए जेई जर्मन से है कुछ, इसका नाम देखिए नहीं याद आ रहा। सिलिकन याद रखेंगे आप, सिलिकन है जो कि आपके सोलर पैनल जो प्लेट होता है सोलर पैनल का, उस पर भी यही लगाया जाता है, जिससे कि ये क्या करता है बहुत तेज ऑब्जॉर्प्शन करता है, ऑब्जॉर्व करने के बाद ये छोड़ता नहीं है दोबारा गर्मी को। ठीक, इस वजह से सिलिकन लगाते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है तो एक बार इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष क्या नाम है, चिंताला, आप लोग यही लगाए होंगे आशा करते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है तो बता दें गोविंद राजलू चिंताला, याद रखेंगे, इनको चुना गया है हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष। नाबार्ड के अगर पूछा जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा तो बताएंगे राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि किसानों को बीज वगैरह, अनाज, मतलब कि उनके पेस्टिसाइड वगैरह के लिए क्या देती है, लोन देती है, याद रखेंगे। किसानों के लिए सिर्फ बनाया गया उसको। अगर याद करेंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था तो आप बता देंगे 12 जुलाई 1982 को हुआ था सर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे सर मुंबई में है। कहाँ पे है बेटा, मुंबई में है। चलिए, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ब्रिटेन का बहुत सालों तक, भारत लगभग 200 साल तक क्या था, उपनिवेश था। ठीक है, तो बता देंगे कि जो हाल ही में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारत का ब्रिटेन में, तो उनका नाम क्या है, गायत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गायत्री कुमार जी, याद रखेंगे। इसके बाद मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया तो बता देंगे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट कहिए, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था। कौन सा पुरस्कार था, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार।
मूर्ति देवी साहित्य के लिए जाना जाता है। इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि भारत में सर्वश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता है। उसी तरह पूरे विश्व में अगर देखा जाए यूके इंग्लिश के लिए मैन बुकर अवार्ड देता है। अभी हाल ही में आपके मैन बुकर पुरस्कार जो दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है दोस्तों, डगलस स्टुअर्ट को। याद रखेंगे जो मैन बुकर पुरस्कार होता है वो पूरी तरीके से साहित्य जो होता है वो इंग्लिश में दिखा रहना चाहिए, उसका प्रकाशन भी कहाँ होना चाहिए, यूके में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह एक और होता है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर इंटरनेशनल और मैन बुकर में थोड़ा सा अंतर है कि जो मैन बुकर होता है दोस्तों वो पूरी तरीके से इंग्लिश में लिखवा कर इंग्लिश में ही उसकी छपाई होती है, और जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, कुछ लोग मतलब कोई साइंटिस्ट अगर अपना लेख लिखा हुआ है हिंदी में, किसी भी भारत के 22 भाषाएं हैं जो आपके 8वीं अनुसूची में है, तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में अगर कोई साहित्य अपना लिखा हुआ है, किसी भी देश का हो, है ना, लिखा हुआ हो, भारत में हो या फिर किसी अन्य देश में हो लिखा हुआ हो, और उसको अगर हम लोग ट्रांसलेट कर दें या फिर कोई अदर आदमी आकर उसे ट्रांसलेट कर देता है आपका किसमें, इंग्लिश में, और उसका छपाई कहाँ करवा देता है, यूके में करवा देता है, तो बस उसको अवार्ड दे दिया जाता है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। तो दोनों में यही सीधा साधा अंतर है, वो पूरी तरीके से उसका मूल रिटेन ही इंग्लिश में होना चाहिए जो मैन बुकर पुरस्कार है। जो मैन बुकर इंटरनेशनल है उसका जो प्रतिलिपि है बस वही छपनी चाहिए इंग्लिश में, बाकी वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब याद रखेंगे कि जो मैन बुकर पुरस्कार है दोस्तों उसका 1969 से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको पूरे वीडियो मतलब पूरे अवार्ड के वीडियो देखने हैं तो आप सर्च करिएगा ऑनलाइन शिक्षण, SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, वो भी अड्डा एसएससी का ही चैनल है, पुराना वाला चैनल है। यह सर्च करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें अवार्ड सेशन में जाएंगे, 22 वीडियो है, 22 वीडियो में आपको सारे अवार्ड मिल जाएंगे, ऑस्कर, दादा साहब फाल्के, सब कुछ पूरा डिटेल से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये चीज जान लीजिए, जो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वह 2020 का किसको मिला है, तो आप बता देंगे मार इके लुकास, इनका पूरा नाम क्या है, रीजन वेल्ड, ये इनको मिला हुआ है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय वाला, और मैन बुकर केवल डगलस को मिला हुआ है, याद रखेंगे। 2019 में जोखा लार्ती को मिला था मैन बुकर पुरस्कार, याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए सुमो किस देश का पारंपरिक कुश्ती है, तो बताएंगे जापान का है। राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव कौन बना है, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जो है दोस्तों वो कपिल देव, क्रिकेटर नहीं, कपिल देव त्रिपाठी जी हैं दोस्तों, याद रखें कपिल देव त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, कपिल देव के ही नेतृत्व में अगर कपिल देव का नाम आ गया क्रिकेटर का तो 1981 वाला आप याद रखें। ठीक है, वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप। देखिए कपिल देव त्रिपाठी जी हैं किसके, राष्ट्रपति के सचिव जी हैं रामनाथ कोविंद के। अब रामनाथ कोविंद के बारे में बात कर लेते हैं। 2015 से 2017 तक यह बिहार के गवर्नर रहे हैं। इसके बाद 2017 मतलब कि अगर पूछा जाए 25 जुलाई 2017 को यह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, 14 नंबर का। ठीक है, सर्व करते हैं, इसको याद रखेंगे आप। यह 1994 से 2006 तक यह मेंबर ऑफ आपके राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, इसको याद रखेंगे। सांची स्तूपा किस शासक ने बनवाया है, तो बता देंगे अशोक ने बनवाया है। अशोक, आपको पता होगा जो आपका कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, उसके बाद वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, और उनको बौद्ध जो धर्म है ग्रहण कराने में जो उनका सबसे मुख्य जो होता है, उनका जो साथ देते हैं, उनके गुरु का नाम क्या है, तो बता देंगे कुमारगुप्त, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दूध में जो क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगाते हैं हम लोग, तो आप पता होगा अपकेंद्री बल। एक अपकेंद्री बल होता है, एक अंदर की तरफ लगता है, एक अभिकेंद्री बल अंदर की तरफ लगता है, वो अपकेंद्री बल बाहर की तरफ लगता है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूध में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण अगर हमारे जोड़ों पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो थकान फील होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को भी व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब वही मिल्क वाला। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से फेमस हुआ था, तो आप याद रखेंगे, तो उन्हीं के कहने से लाया गया था, मतलब वही लाए थे व्हाइट रिवॉल्यूशन, वही उन्हीं के फादर, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, याद रखेंगे ये सब सारी चीजें। अब देखिए क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो बताएंगे कार्ल विलेम बॉर्न ने। कौन किया था, कार्ल विल्हेम वॉन, यह किए थे दोस्तों, किसका खोज, क्रोमोसोम की खोज किए थे। वाटसन किस कंपनी का कंप्यूटर है, तो बता देंगे आईबीएम का कंपनी है वाटसन दोस्तों। गूगल वाला तो हो गया ना, इसको दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या, चलिए कोई बात नहीं। मुगल, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ है, तो बता देंगे भारत का 2
केंद्र है दोस्तों, दो अस्थायी अनुसंधान केंद्र है, जो कि एक भारती के नाम से जाना जाता है और एक आपका किस नाम से बता देंगे आप, दक्षिण गंगोत्री के नाम से। अंटार्कटिका महाद्वीप में है, याद रखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, जो नीचे है, जो आपका 7वां महाद्वीप है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, जहाँ पे बहुत कम आबादी, मतलब बिल्कुल आबादी नहीं रहती, कभी सूरज का जो रोशनी होता है बहुत कम जाता है, इस वजह से वहाँ पे बर्फ वगैरह जमा रहता है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। आत्महत्या की कोशिका, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या था, कंप्यूटर का था, तो बता देंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद है, एचटीटीपी मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीपी नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं, एचटीएम नहीं, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे दोनों में अंतर। अब एक चीज पूछा गया है, मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा 1526 लोदी की हार हुई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक रहा था। उसकी हार के बाद बाबर ने अपना नींव रखा था, ठीक है, बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था भारत में। बाबर का शासन कब से कब तक था, तो बता देंगे 1526 से 1530 तक रहता है। इसके बाद इसका लड़का हुमायूं आता है, हुमायूं का शासन कब से कब तक रहता है, तो आप बता देंगे 1530 से सर रहता है 1540 तक। फिर इसके बाद इसको शेरशाह सूरी हराता है, मारता पीटता है, बाद में इसको भगाता उगाता है, 10 साल के लिए लापता रहते हैं, फिर से आ जाते हैं 1554 में, 1553 के आसपास आ जाते हैं और 1554 तक रहते हैं। 1554 सीढ़ियों से गिर के इनकी मतलब कि लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरते हैं और उलट जाते हैं भैया। यह 1555 में आ जा मतलब यह रहते हैं। 1555-56 के बाद आ जाते हैं आपके हुमायूं के बाद अकबर आ जाते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो आप बता देंगे 1556 से 1605 तक रहता है, 1556 से 1605। इसी समय जो यूरोपीय कंपनी बहुत धड़ाधड़ आना स्टार्ट कर दी थी दोस्तों, याद रखेंगे। अकबर के बाद आपका कौन सा आ गया था मुगल, अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो आप बता देंगे जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक रहता है, 1627 तक रहता है दोस्तों, याद रखेंगे 1627 तक रहता है। इसके बाद आ जाते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां रहता है, आ जाता है, जिसको बोला जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में सबसे ज्यादा महान मुगल कौन सा था, किसके समय में आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो बता देंगे शाहजहां के समय। शाहजहां के समय इसका शासनकाल 1627 से 1656 के आसपास तक रहता है, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब, क्रूर शासक औरंगजेब, जो कि तेग बहादुर को मरवाया था, ठीक है, जो कि 9वें गुरु थे। औरंगजेब 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 को सिख के 9वें गुरु को यही मरवाया था दोस्तों। औरंगजेब कब से कब तक थे, 1656 से 1707 तक रहता है। इसके बाद उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, मतलब इस सब का शासन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा तेजी लाते हैं अपने क्वेश्चन में। इसके बाद गन्ने, इसमें पूछा गया था आत्महत्या की अगर कोशिश आप करते हैं तो आपको कितने साल की सजा हो सकती है, तो बताएंगे 1 साल की सजा हो सकती है, 1 वर्ष की सजा हो सकती है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आप घर में घुसकर कहीं आत्महत्या अपना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करिए, नहीं तो दुकान करिए, लेकिन आत्महत्या मत करिए भैया। अब एक गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो बता देंगे 285 रुपए, याद रखेंगे 285 रुपए, 285 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य दोस्तों। इस समय 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि देखी गई थी, तो बता देंगे 17.6% दोस्तों। इस बार तो और बढ़ेगा, मतलब कि 135 करोड़ मान के चलिए, करोड़ मान के चलिए, अगर इस बार 2021 का हुआ जनगणना तो 135 करोड़ जनसंख्या आसपास जाएगी दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए राजीव गांधी, ये तो मेरा अनुमान है, खैर 130 करोड़ बार बार मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं, आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। राजीव गांधी पुरस्कार कितने लोग को मिला इस बार, तो बताएंगे 5 लोग को मिला था। और खिलाड़ी कौन से थे उसमें, तो बता देंगे रोहित जी थे, पूरी वीडियो गई हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, राजीव गांधी पर। इसके पहले विराट, सचिन और बहुत खिलाड़ियों को मिल चुका है, लगभग 3-4 खिलाड़ियों को। इसके बाद ये चौथे नंबर के साथ खिलाड़ी हैं, ठीक है, प्लेयर्स, मतलब क्रिकेट में, क्रिकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रवासी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी, तो बता देंगे 20 जून 2020 को लॉन्च हुआ था प्रवासी रोजगार योजना। इसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी थे। आपको पता है, यह आपके पहले कानून मंत्री भी रहे हुए हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा अत्याचारों के बाद इन्होंने 1555 वगैरह में, आपको पता होगा, हिंदू बिल वगैरह जवाहरलाल नेहरू के साथ लाए थे मिलके, बाद में इनको रिजेक्ट कर दिया जाता। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, कभी सुनाएंगे अच्छे से। चलिए पहला किसान रेल कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बताएंगे अभी जो हाल में 2020 में स्टार्ट हुआ है, तो बता देंगे महाराष्ट्र और बिहार के बीच में स्टार्ट हुआ है। इसके बाद गुलबेंकियन अवार्ड किसे दिया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि शांति पुरस्कार 2019 में जिनको मिला था, क्या नाम था उनका, तो बता देंगे 2018 मिला था शांति पुरस्कार के, 2019 में ग्रेटा थुनबर्ग,
ग्रेटा थुनबर्ग, थुनबर्ग। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण, आर के नारायण, नारायण। कल वाले में 2 बुक का नाम पूछा गया था, आज वाले में 1 बुक का नाम पूछा है, और हो सकता है पूछा हो, हमें ना मिला हो तो आप लोग देखेंगे, लेकिन यह बुक आया था। आर के नारायण जी ने मालगुडी डेज के लेखक हैं, याद रखेंगे। मौखिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब दिवस, कुछ दिवस होते हैं जो कि आपको कल बताए थे हम कैसे याद करने हैं, उसको आप उसी तरह याद करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो अभी हमको बताया आपको हम 1 जनवरी 1949 को हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद डीएनए की खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक थे। जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्या नाम था उनका? फ्रांसीसी क्रिक। इन दोनों ने मिलकर किसका खोज किया था? तो बता देंगे डीएनए का खोज किया था। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे। डीएनए आरएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह आपके वंशजों का पता चला था, मतलब कि अगर कहीं कुछ हो जाता है, अगर या फिर कोई जांच वगैरह बैठती है, तो इससे पता चल जाता है हम किस वंशज के हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका डीएनए अगर मुझसे मिलता है, ये बहुत मूवी वगैरह आप लोग देखते होंगे डीएनए का क्या रोल होता है, कभी किसी दिन हम बायो में इसको समझाएंगे दोस्तों। अब देखिए मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर बताएंगे। उलान बटोर। मंगोलिया एक पिज्जा की तरह है दोस्तों, चीन और रूस के बीच में एक पिज्जे की तरह काम करता है मंगोलिया। मंगोल के ही शासक रहते हैं बाबर के पिताजी, ठीक है, जो कि फरगना में 1519 में पहली बार, अगर पूछा जाता है आपसे बाबर पहली बार भारत पे कब हमला किया था, कब आक्रमण किया था, तो बता देंगे 1519 में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। 1526 में तो वो जीत गया था ना, लेकिन पहली बार उसका जो हमला हुआ था वो उस समय 13 साल का रहता है दोस्तों, फरगना का जब शासक रहता है, तो उसी समय वो हमला किया था 1519 में, याद रखेंगे। उलान बटोर रहता है मंगोलिया, उलान बटोर है मंगोलिया का कैपिटल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। यह एक पिज्जे की तरह काम करता है चीन और किसके बीच में? रूस के बीच में, याद रखेंगे। यह पूछा जाता है चीन और रूस के बीच में पिज्जे की तरह कौन सा देश है, तो आप बता देंगे पिज्जे में आलू की तरह कौन सा देश है, तो बता देंगे उलान बटोर ही है, सॉरी मंगोलिया ही है। इसके बाद शहद के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो बता देंगे एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर जो है दोस्तों प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है, प्राइमरी क्षेत्र के कृषि, मतलब प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जैसा कि हमको पता है हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में कृषि से रिलेटेड आ जाता है, और सेकेंडरी में जैसे कि अगर प्रोडक्शन वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जैसे हम मिल्क से क्या बना रहे हैं, घी बना रहे हैं मान लीजिए, और कुछ मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, या फिर कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीठा वगैरह बना रहे हैं मिल्क से, तो आपकी किस में आगे? सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन अगर टर्शियरी की बात करें, जो सेवा हो जाए, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी जितनी भी हैं वो सेवा दे रही हैं, वह सब हो गया। जैसे कि आपका कहीं आप कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो अभी एक सेवा देते हैं, ठीक है ना, इस तरह के जो फील्ड होते हैं उसमें आ जाता है आपका टर्शियरी फील्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिए समुद्रगुप्त जो है वह किसका, उसके दरबारी कवि का क्या नाम था, तो आप बता देंगे दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही आया था आपके पेपर में, हरिसेन आपने टिक किया होगा तो जाके आपका आंसर सही रहा होगा। इसके बाद यूएनओ के महासचिव कौन है, तो बता देंगे एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों अगर जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल देते हैं तो आप क्षमा दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा तेजी से बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं अभी ना। चलिए अब देखिए आपसे की पूछा गया था, हम आपको बहुत सारे की लिखवा देते हैं, ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर की आगे आने वाले एग्जाम में आपको काम देंगे। ठीक, आपसे पूछा गया था बस कंट्रोल प्लस, कौन सा पूछा गया था? कंट्रोल प्लस ए के बारे में पूछा गया था। तो कंट्रोल प्लस ए आपको पता है ऑल सेलेक्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ए मतलब क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप कंटेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एल दबा के, कंट्रोल प्लस ए दबाकर दोस्तों। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है सर, आप बता दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है सर वही हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सर। चलिए आप लोग लिखिए, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब क्या हो जाता है, तो बताएंगे अंडू हो जाता है दोस्तों। इसके बाद कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है सर, तो बताएंगे कट एंड पेस्ट करके होता है, कट आप लिख लेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या हो जाता है, कट हो जाता है। अब कंट्रोल प्लस अगर आप दबाते हैं सी तो कॉपी हो जाता है। अगर कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो सेव हो जाता है दोस्तों आपका। अगर कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं तो पेस्ट हो जाता है, इसका मतलब। अगर कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं तो पेस्ट हो गया। कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, रीडू होने लगता है। अगर कंट्रोल प्लस अगर आप दबाते हैं कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो आपका प्रिंट हो जाता है, प्रिंट। अब पेस्ट का मतलब कंट्रोल प्लस कहाँ गया,
पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी कहाँ गया जी, कंट्रोल प्लस वी, हाँ यहाँ पे। अब कभी भूल से भी कंट्रोल प्लस पी का पेस्ट मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा फटाफट करते हैं, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ ही है लेकिन है सॉलिड क्वेश्चन है, ध्यान से। अब देखिए पहला क्वेश्चन था मैथ का दोस्तों, A/B बराबर दिया था 1/2 और इसके बाद दे दिया था आपका B/C बराबर दिया था आपका 3/4 और C/D बराबर दिया था आपका 5/6। आपसे पूछा था A, B, C और D की वैल्यू बताइए, इसका रेशियो बताइए। तो बस सिंपल सा है, आप लिखेंगे A/B, B/C, C/D। अब सबका वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 3 4, CD का मतलब हो गया 5 और 6। बस क्या काम करेंगे, ऐसे कौन सा एक फिगर बनाएंगे आप, ऐसे फिगर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तीसरे नंबर पे कैसे जाएंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे। तीसरे नंबर कैसे जाएंगे जी, हाँ ऐसे गए और आप हाँ ऐसे और ऐसे जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला है आप ऐसे जाएंगे। मतलब ध्यान से, पहला अगर आपको A, B, C और D का रेशियो निकालना हो तो आप क्या काम करेंगे, 1 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, पहला हो गया। अब दूसरा B की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप ऐसे क्रॉस मिला लेंगे, इसको सेट कर लेंगे इस तरह, इस फॉर्म में। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 आ गया, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 हो गया। अब इसके बाद 5 चौके 20, 20 दूनी गलत हो गया क्या, गलत हो गया, हाँ 5 3 15, 15 दूनी 30 आएगा ना। फिर इसके बाद 5 चौके 20, 20 दूनी 40 आएगा। फिर इसके बाद 6 चौके 24 दूनी 48 आएगा। अब कुछ कट पिट रहा है तो काट लीजिए, कुछ कट रहा है भैया, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब आपका 15 30 40 48 आपका आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं कट रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इसमें इस चैप्टर में पूछा गया था आपका आज वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रीजनिंग वाला है क्या, नहीं मैथ का ही है। चलिए मैथ का ही ले लेते हैं। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर उसका, खर्च और बचत मतलब सेविंग, बचत का अनुपात कितना दिया था, 26/3 दिया है दोस्तों, 26/3 दिया है। यदि कुल आय उसका कितना दिया हो, कुल आय उसका दिया था 7250 रुपए दिया है। अगर खर्च और बचत का अनुपात 26/3 है और कुल आय उसका, जो कुल आय है दोस्तों कितना है, 7250 है, तो आप बताइए बचत कितना वो किया, बचत वो रियल में बचत कितना किया। तो बस पता है आपको, जो आप खर्च करेंगे और जो बचत करेंगे उन्हीं दोनों का एडिशन तो होता है कुल आय। तो बस आप क्या करेंगे, 26 + 3 29, 29 बराबर 7250, 29 बराबर 7250। तो एक बराबर आप काटेंगे इसे तो 29, 29 गुना 58, 29 गुना 58 यानी कि 250, 250 एक बराबर 250 है। तो आपको पता होगा 26, अगर आपसे पूछता है खर्च बताइए, खर्च तो आप क्या काम करेंगे, 26 गुणे 250 कर देंगे, खर्च आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है बचत बताइए तो 3 गुणे 250 कर देंगे, आपका 25 या 75, 750 आपका खर्च आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो भैया बचत ज़्यादा करिए और खर्च कम करें तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है आगे, ठीक है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब दयनीय रहने वाली है, ठीक है, देख रहे हैं आप जैसे स्थिति। अब देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन हमको लगाया, 12A6Z को लिख एक सीरीज है दोस्तों, चलिए बड़ा सीरीज है, इसको यहाँ से लिखते हैं 12A6Z। इसके बाद था आपका 24 क्यों गलत हो रहा है भैया, 24C4X। इसके बाद जो था आपका क्या था, 36E2V। इसके बाद आपको बताना था यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में। अब आप ध्यान से देखिए, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, फिर 12 इसमें 2 का गुणा हुआ, इसमें 3 का, तो 12 चौक 48, यहाँ पे तो 48 आ जाने वाला है। इसके बाद ए के बाद बी, एक छोड़ेंगे सी के बाद एक छोड़ेंगे सी डी ई के बाद एक छोड़ेंगे ई एफ जी, तो जी आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए यहां से आप स्टार्ट करिए, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक छोड़ के डब्ल्यू एक्स पीछे से हो रहा है, फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक छोड़ के यहाँ पर, मतलब टी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन क्यू आर एस टी यहाँ पे आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब एक एक छोड़ के लिखा जा रहा है पीछे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 15 लेखों की लागत मूल्य 10 लेखों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 15 लेखों का लागत मूल्य किसके समान है भैया, 10 लेखों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आप बताएंगे क्या लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो बस सीपी बटे एसपी करेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 10/15, 10/15
15 हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, क्योंकि इसी के जैसा सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन था, इस वजह से सारे क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं। आपको बता देंगे, जैसे आपका बॉडमास रूल से आया था 2 क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आपका एक ट्रायंगल से क्वेश्चन आया था, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह मतलब सिंपल ट्रायंगल से था, एंगल पूछा था। और एक आपका किससे था, जो आप सर्वांगसम होता है उससे एक क्वेश्चन था, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब देखिए सीपी बटे एसपी आ गया, मतलब कि जो आपका सीपी एसपी हो गया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका, ये सब चैप्टर थोड़ा सा हार्ड होते हैं। और इस सब से जब ऐसा हलवा क्वेश्चन आ रहा है तो और सबसे कैसा आएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए सीपी बटे एसपी हो गया 10 बटे 15, यानी कि 2 बटे 3 आ गया। सीपी की वैल्यू 2, एसपी की वैल्यू रेशियो में 3। अब आपको एसपी ज़्यादा है 1, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो नीचे सीपी लिखेंगे, परसेंट हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी कितना है 2 × 100, यानी कि मिला जुला के 50% का उसे प्रॉफिट हो गया। भैया इतना अच्छा प्रॉफिट होने लगे तो क्या बात ही है फिर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आपका रीजनिंग से है। NOIDA को हम लोग लिखते हैं क्या भैया, STNIF। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, 15 नंबर पे आता है, ये आपका सॉरी ये 14 नंबर पे आता है या 15 नंबर पे आता है। IABCDEFGHI 9 नंबर पे आता है, या आपका ABCD 4 नंबर पे आता है, ABCD या 1 नंबर पे आता है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब देखिए 14 + 5 हुआ है, 14 + 5 14 प्लस MN, एन नंबर 14 पे आ गया, MN के बाद OPQRS तो 19 नंबर पे आ गया। मतलब 14 + 5 19, 15 + 5 20 नंबर पे T आ गया। इधर 9 + 5 14 नंबर पे आपका N आ गया। इधर 4 + 5 मतलब कि 9 नंबर पे I आ गया। इधर 1 + 5 करेंगे तो 6, 1 2 3 4 5 6, ABCDEF F आ जाएगा आपका 6वें नंबर पर। इस तरह यह आया था। अब आपको दे दिया गया था कि आप निकालिए MEERUT, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बस 5 + 5 + 5 ऐड करेंगे तो RJJ और इसकी वैल्यू WZY आपका यही आंसर रहा होगा। इस तरह आपको निकाल सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दो संख्याओं का अनुपात 3/8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3/8 है और उनका अंतर जो दोनों संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है, 115 है। दो संख्याओं का अनुपात 3/8 है और उसका अंतर 115 है। जोड़ भी दे सकता है आने वाले समय में, गुणा भी दे सकता है आने वाले समय में, या फिर बड़ा नंबर भी दे सकता है आने वाले समय में, मतलब कि इसी में से हेर बदल करके देगा क्योंकि लेवल वही रहेगा। अब दो संख्याओं का अंतर 115 है तो आपसे पूछ लिया गया छोटी संख्या बताइए, यानी कि 3 की वैल्यू बतानी है हमको। तो 8 + 3 कितना हो गया, 8 2 10 11, गलत हो गया। अच्छा अंतर पूछ रहा है ना, अंतर पूछ रहा है तो मतलब कि 8 - 3 यानी कि 5 = 115 हो गया। 5 1 कम, 5 दूनी 10, 5 3 15। जब 1 की वैल्यू 23 है तो अगर छोटी संख्या पूछता है तो 3 × 23 कर दीजिए, अगर बड़ी संख्या पूछता है तो 8 × 23 कर दीजिए, मतलब कि 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा छोटी संख्या। 8 3 24 को 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16 2 14, 8 3 24 को 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16 2 8 दूनी 16 2 18 होगा ना जी, 16 2 18 184। 8 3 24 को 4 हाथ में 2, 8 दूनी 16 2 18। इस तरह आप बता देंगे कि यह आपका 69 आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, रीजनिंग का है। देखिए MUSIC की वैल्यू दिया था हमको DKVYR दिया है और आपसे पूछ लिया गया था START की वैल्यू बताइए। तो ध्यान से देखेंगे ABCD कितना प्लस हुआ, +1 हुआ, ABCD में +1 हुआ। इसके बाद ABCDFGHI JK +2 हुआ, ABCDFGHK LMNOPQRSTUV +3 हुआ। इसी तरह U में, U से हम Y पे जाएंगे तो +4 होगा, M से R पे जाएंगे तो +5 होगा। बस सिंपल सा आपको तरीका जब पता हो गया तो आप जब इसका निकालेंगे यहाँ पे +1 करेंगे, सॉरी यहाँ पे +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे और +5 करेंगे। जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, T का पहले R का इस तरह सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट करेंगे। जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, आंसर बता देंगे UTDXX, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। वैसे काफ़ी क्वेश्चन हम छोड़ दिए दोस्तों क्योंकि लेवल सेम था। ए तथा बी की आयु का अनुपात दिया है 3/11। ए और बी के आयु का अनुपात दिया है 3/11। इसकी आयु का जो अंतर है दोस्तों 24 साल है। आयु का अंतर 24 साल है, प्रेजेंट एज है। आयु का अंतर 24 साल है तो पूछ रहा है 3 साल बाद दोनों के एज का रेशियो बताइए आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स बाद मतलब 3 साल बाद इसका क्या करना है, हमको रेशियो बताना है। जब प्रेजेंट टाइम में दोनों एज का डिफरेंस 24 है तो 11 - 3 8,
8 बराबर 24, मतलब 1 बराबर 8 त्रिक 24, 1 बराबर 3 है, तो ए की रियल एज, ए का रियल एज कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 साल, और बी का रियल एज आ जाएगा 11 तिया 33। अब पूछ रहा है 3 साल बाद दोनों का रेशियो बताना है, तो ए प्लस 3 बटे बी प्लस 3, यानी कि 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 बटे के 33 प्लस 3, 9 प्लस 3 का मतलब 12, 33 प्लस 3 का मतलब 36, 12 तिया 36, मतलब 1/3 आ जाएगा 3 साल बाद एज का रेशियो। दोस्तों बहुत धाकड़ तरीके से हो गया आपका, और इसी तरह आपको भी करना है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन रिव्यू में, और आप बाकी सारे वीडियो आप देखें जो आपको इस समय मिल रहा है दोस्तों, फ्री मिल रहा है बिल्कुल। और अवार्ड का आपको बता दिए, ऑनलाइन शिक्षण सर्च करेंगे, जो आपको लिखे थे ऑनलाइन शिक्षण, एक बार फिर लिख देते हैं हम, ऑनलाइन शिक्षण, ONLINE, ऑनलाइन, SHIKSHAN, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण सर्च करेंगे। एक इसका हमारे अड्डा एसएससी का, आपके अड्डा एसएससी का पुराना चैनल है ऑनलाइन शिक्षण, उस पर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, अवार्ड, सारे अवार्ड मिल जाएंगे, जितने भी अवार्ड हैं यार, 24 अवार्ड कम थोड़े होता है, सबके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये नहीं काफ़ी है, तो फ्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल 12 या 10 मिनट का वीडियो है, सब आप देख लें, आज रात में ही देख लें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और हिंदी का वीडियो अगर आप आने वाले किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो आप इसी चैनल पर बिल्कुल धांसू तरीके से हिंदी कराया जा रहा है, आप कर सकते हैं। और करंट के सारे टॉपिक्स, मैथ भी चल रहा है, आप मैथ के भी अगर चाहते हैं बेसिक से करना, तो मैथ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के दिन, और आप अपना ध्यान रखिएगा, पेपर अच्छे से दीजिएगा, मास्क और अपना सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाइएगा, और इस वीडियो को अपना भाई समझकर, सर समझकर, जो भी समझते हैं आप समझकर, अपने फैमिली मतलब आपके चैनल का फैमिली समझकर अपने फैमिली का आराम से शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए दोस्तों, उन तक पहुंचाइए जो अभी रिव्यू नहीं देखकर जाते हैं, भूल कर रहे हो, अगर रिव्यू नहीं देखकर जाते हैं दोस्तों, उनके तक पहुंचना चाहिए वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारा सहयोग करें, हम आपका जरूर सहयोग करेंगे।